नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 3 मांग। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 3 मांग की चर्चा करेंगे। मांग मतलब महिलाओं का टीका वाला मांग नहीं। मांग मतलब एक बालक अपने माता पिता से वस्तु की मांग करता है, वो वाली मांग। ठीक है, तो हम किस पे जा रहे हैं? वस्तु की मांग पर जा रहे हैं। ठीक है, आप उधर मत जाना, मांग नहीं, बिल्कुल नहीं, उधर बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मांग। तो पहले हम इसके कुछ उदाहरण समझ लें, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। मांग किसे कहते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपकी इच्छा है आपको एक मोटरसाइकिल मिले। आपने अपने पिताजी से कहा कि आपके लिए आपके पिताजी एक मोटरसाइकिल खरीद कर दें। आपने मांग की, सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, इसे मांग नहीं कहते हैं। ठीक है, मांग तो तब होगी जब वह मोटरसाइकिल आपके पास आई, आपने इच्छा दर्शाया, आपने अपने पिताजी से चर्चा की, आपके पास मोटरसाइकिल आई नहीं है। मोटरसाइकिल लाने के लिए अभी आपको बहुत सारे काम करने हैं, ऐसे नहीं मिलने वाली। ठीक है, दूसरा उदाहरण, आपको एक मोबाइल चाहिए। आप कहीं जा रहे थे, आपने देखा बढ़िया मोबाइल है सैमसंग का, किसी भी कंपनी का, आपकी ऐसी इच्छा हुई, आपको मोबाइल पसंद आया, ये मांग है। क्या है ये? मांग है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी मांग नहीं है। ठीक है, अभी आपने खाली उसे पसंद किया है, उसे खरीदा नहीं है। आपके मन में ऐसा ख्याल आया है कि अगर ये मोबाइल आपके पास हो तो कैसा। आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, एक बड़ा सा बंगला देखा, बहुत बढ़िया सुंदर सा, आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि अगर ये घर, ये बंगला मेरा होता और मैं इसमें रहता तो कितनी अच्छी बात होती। ये आपकी क्या है? मांग है? बिल्कुल नहीं, ये भी मांग नहीं है। क्यों? आपके मन में ख्याल आया, आपने एक सपना देखा। जीते जागते चलते, लोग सोते हुए सपना देखते हैं, आप चलते हुए सपना देख रहे हो, ये आपकी मांग नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, मांग है क्या? मैंने पहले मोटरसाइकिल का उदाहरण दिया। मोटरसाइकिल आपको पसंद है, मोटरसाइकिल खरीदने की आपकी इच्छा है, तो इच्छा से तो मोटरसाइकिल मिलेगी नहीं। मोटरसाइकिल खरीदने की आपकी तैयारी है, कैसे? शक्ति के साथ। शक्ति मतलब बॉडी सोडी बनाने की नहीं, पैसे वाली शक्ति, मुद्रा वाली शक्ति, रुपया वाली शक्ति। अगर आपके पास है, आपकी इच्छा है मोटरसाइकिल खरीदने की, आपके पास शक्ति है, आपके पास पैसा है और आप तैयार हो, मोटरसाइकिल खरीदने गए, वहाँ पर पैसा चुकाया और उसने चाबी आपको दी, आपने सामने वाले को पैसा दिया, तब जाके आपको वस्तु मिलती है, इसे मांग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेन देन हुआ, इसे मांग कहते हैं। दूसरा उदाहरण था मोबाइल वाला। तो मोबाइल खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास तैयारी होनी चाहिए, आपके पास शक्ति होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तब जाके आप मोबाइल खरीद सकते हैं, अन्यथा नहीं। खाली सोचने से, समझने से, पसंद कर लेने से आपको वस्तु नहीं मिलती है। चलते फिरते बहुत सारी चीज़ें पसंद आती है, क्या सब मिल जाएंगी? ना, बिल्कुल नहीं। सोचना भी मत, इतने कूटे जाओगे कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से मैंने बंगले का उदाहरण दिया। तो बंगला खरीदने के लिए आपकी इच्छा तो है, लेकिन क्या शक्ति है? करोड़ रुपए का बंगला है, 2 करोड़ रुपए का बंगला है, क्या 2 करोड़ रुपए आपके पास हैं? उसे खरीदने के लिए आपको 2 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। और आपके पास अगर 2 करोड़ रुपए होते हैं तो आपको तैयारी के साथ वहाँ पे जाना है। जो भी बिल्डर है, जो भी बंगले का मालिक है, उसे पैसा देना है और बाद में आपको चाबी मिलेगी, तब इसे मांग कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि मांग की परिभाषा क्या है। यहाँ पर सबसे पहले एक प्रश्न दिया हुआ है, मांग का अर्थ बताकर मांग को असर करने वाले परिबल समझाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम मांग का अर्थ देखते हैं कि यहाँ पर मांग की परिभाषा दी है। सबसे पहले क्या है? समय। क्या दिया है? समय। देखिए, समय है, कीमत है, ग्राहक है, वस्तु है, इच्छा है, शक्ति है, तैयारी है। ठीक है, तो किसी निश्चित समय पे, किसी निश्चित समय में, निश्चित कीमत पर, निश्चित समय, निश्चित कीमत पर वस्तु की खरीदी कौन करता है? ग्राहक, मैं, आप। अगर कोई वस्तु खरीदने के लिए दुकान पर गए हैं, मॉल में गए हैं, कहीं और गए हैं, तो हम क्या हैं? ग्राहक हैं। ठीक है,
तो देखिए, निश्चित समय पे निश्चित कीमत पर ग्राहक के द्वारा वस्तु खरीदने की इच्छा, शक्ति, तैयारी को क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। निश्चित समय निश्चित कीमत पर ग्राहक के द्वारा वस्तु खरीदने की इच्छा, शक्ति, तैयारी को मांग कहते हैं। ये आपकी परिभाषा है। ठीक है, एक निश्चित समय होना चाहिए, आपकी एक उम्र होनी चाहिए मोटरसाइकिल चलाने की। आप 5 वर्ष 10 वर्ष के हैं तो आपके पिताजी आपको मोटरसाइकिल चलाने की परमिशन नहीं देंगे। आरटीओ भी 18 साल के बाद लाइसेंस बना के देता है, उसके पहले आपको लाइसेंस नहीं मिलने वाला। हाँ, आप भले चलाइए, वो अलग बात है, लेकिन कायदा कानून के अनुसार 18 वर्ष के बाद आपको लाइसेंस मिलता है। ठीक है, तो एक निश्चित समय है, आप 18 वर्ष के हो गए हैं, अब आपको लाइसेंस मिलेगा, आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं। निश्चित कीमत, मोटरसाइकिल की एक निश्चित कीमत होगी। ठीक है, आप जो भी मोटरसाइकिल पसंद करते हैं 1 लाख 1.5 लाख, उसकी कीमत, आप ग्राहक हैं, आप खरीदने के लिए जाते हैं। ठीक है, आप ग्राहक हैं, आप खरीदने के लिए जाते हैं। वस्तु खरीदी आपने, क्या? मोटरसाइकिल। ठीक है, इच्छा, शक्ति, तैयारी के साथ, इसे क्या कहते हैं? मांग। ठीक, तो वस्तु की मांग, वस्तु की मांग, समय, कीमत, वस्तु खरीदने की इच्छा, शक्ति, तैयारी और इस प्रकार। ठीक है, इच्छा, शक्ति और तैयारी इस प्रकार कुल 5, कितने? 5 परिबल के अधीन मांग का सर्जन होता है। कितने परिबल हैं इसमें? 5। अगर कोई वस्तु की हमें खरीदारी करनी है तो 5 परिबल होने चाहिए उसके साथ। ठीक है, कौन कौन से? फिर से देखते हैं। देखो, एक तो समय है, दूसरी उसकी कीमत होनी चाहिए, तीसरी वस्तु होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वस्तु होनी चाहिए। हम किसकी खरीदी कर रहे हैं? हम किसकी खरीदी कर रहे हैं? वह प्रत्यक्ष रूप में दुकानदार के पास होना चाहिए। हम पैसा देंगे, वह हमें वस्तु देगा। ऐसा नहीं आज पैसा दे जाओ, 2-4 दिन के बाद ले जाओ, नहीं। जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है, वह क्या करेगा? जो वस्तु उसके पास हयात है, उपस्थित है, उसी वस्तु का विक्रय कर सकता है, अन्यथा नहीं। हम वही वस्तु की खरीदी कर रहे हैं जो उसके पास उपस्थित है। इस तरह से इच्छा, शक्ति और तैयारी, ये 5 परिबल यहाँ पर देखने को मिले। ये 5 परिबल एक दूसरे के पूरक हैं। क्या हैं? पूरक। एक दूसरे के बिना चल सकते नहीं हैं। आप कक्षा 11 में आ गए, आपको इकोनॉमिक्स की बुक की ज़रूरत है। आप कक्षा 8वीं में थे, तब मांगते तो मिलता नहीं। 8वीं का समाज विज्ञान पढ़ो, गणित पढ़ो, पर्यावरण पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, ये सब पढ़ो, आपको इकोनॉमिक्स की बुक नहीं मिलती। हाँ, एक निश्चित समय आ गया है कि आप कक्षा 11 में आ गए हैं, आपको इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ने की ज़रूरत है, तो आपको इकोनॉमिक्स की बुक मिलेगी। ठीक है, अब जो बुक है उसकी निश्चित कीमत सरकार ने तय किया है, जो भी 10, 5 रुपये, 20 रुपये जो भी है। ठीक है, तो ये समय काल आया, उसके आधार पर अब ये परिबल क्या है? पूरक हैं। आप ग्राहक हो, आपको कक्षा 11 की अर्थशास्त्र की किताब की ज़रूरत है, उसकी निश्चित कीमत तय की गई है। इच्छा शक्ति है, आप चाह रहे हो पढ़ ले, थोड़ा एहसान हो जाए समाज पे। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेने से क्या होगा? आपके समाज का भला हो जाएगा, आपके परिवार का भला हो जाएगा। इसके लिए आप किताब खरीदने के लिए गए, तैयार होकर, कपड़े वपड़े पहनकर एकदम टकाटक तैयार होके आप दुकान पर किताब खरीदने के लिए गए हो। ठीक है, ये जो 5 परिबल है एक दूसरे के क्या है? पूरक है, एक दूसरे के साथ क्या है? जुड़े हुए हैं। इसलिए इन तमाम की उपस्थिति अनिवार्य है, ये होना ही चाहिए। वस्तु की मांग तभी अस्तित्व में आती है जब किसी निश्चित समय में निश्चित कीमत पर ग्राहक वस्तु की खरीदने की इच्छा शक्ति तैयारी हो। क्या कहा जा रहा है? कि वस्तु की मांग तभी होगी, कोई भी वस्तु हो, किसी भी वस्तु की आप उदाहरण ले लो। ठीक है, वस्तु की मांग कब होगी? जब वह अस्तित्व में होगी। अभी मैंने आपको बताया, ये जो चौक है, अगर ये चौक बाजार में है तो ही इसकी कीमत लग सकती है, तो ही इसकी मांग हो सकती है। ठीक है, ये जो पेन है, अगर पेन बाजार में है तो ही ग्राहक इसकी मांग करेगा, इसकी खरीदी करेगा, अन्यथा नहीं। तो क्या है? जब पेन बाजार में है, मार्केट में है, तो एक निश्चित समय है,
निश्चित कीमत है और ग्राहक की खरीदने की इच्छा शक्ति तैयारी है, इस तरह से यह पूरा होता है। अब विद्यार्थी मित्रों हम देखेंगे मांग को असर करने वाले परिबल। तो मांग को असर करने वाले परिबल दो हैं। कितने हैं? दो, वस्तु की कीमत और अन्य परिबल। वस्तु की कीमत और अन्य परिबल। तो सबसे पहले हम वस्तु की कीमत देखते हैं। वस्तु की कीमत में आप देखेंगे कि वस्तु की मांग पर सबसे अधिक असर करने वाला महत्वपूर्ण परिबल क्या है? कीमत। देखिए परिबल क्या है? कीमत। आप अपने लिए एक जोड़ी पैंट शर्ट खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं, दुकानदार कहता है कि भाई 5,000 रुपये लगेगा एक जोड़ी, आपको बढ़िया टकाटक VIP मिलेगा, लेकिन आपका जो बजट है वो 3,000 रुपये का है। तो यहाँ मेल जोल हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो एक समझौता होगा कि जो दुकानदार है, जो विक्रेता है, वो थोड़ा नीचे आएगा और आपको भी थोड़ा ऊपर जाना होगा, तब जाके उस वस्तु की, उस पैंट शर्ट की कीमत नक्की होगी। जहाँ पर कीमत नक्की होगी वहाँ पर लेन देन होगा। मतलब दोनों ने समझौता किया, आपने भी, ग्राहक ने भी और विक्रेता ने भी, तब जाके वस्तु की लेन देन होती है। इसलिए मांग को असर करने वाले परिबल में सबसे महत्वपूर्ण परिबल कौन सा है? वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत तय होने पर ही ग्राहक उसकी खरीदी कर सकता है, अन्यथा नहीं। यहाँ पर क्या होगा? समझौता होगा। बाजार के अंदर आलू 50 रुपये किलो, अब ग्राहक बोले हैं मैं तो 30 रुपये किलो लूँगा, तो होगा? नहीं होगा। विक्रेता बोले भाई मैं तो इससे सस्ता नहीं दे सकता। तो दोनों को एक निश्चित कीमत पर समझौता करना पड़ेगा कि चलो कोई बात नहीं, तुम 30 से 40 पे आ जाओ और तुम 50 से 40 पे आ जाओ। अब जो 40 रुपये आलू की कीमत नक्की की गई, यहाँ पर क्या हुआ? विक्रेता भी सहमत है अपनी आलू को बेचने के लिए, ग्राहक भी सहमत है आलू को खरीदने के लिए, तब जाके आलू का विक्रय यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दिया है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती है, ध्यान देना, जैसे जैसे वस्तु की कीमत क्या होगी? घटेगी, ऐसे, ठीक है, वैसे वैसे वस्तु क्या हो जाती है? सस्ती होने से उसके मांग में विस्तार होगा। क्या होगा? मांग में विस्तार। मतलब अगर आलू की कीमत 50 रुपये है तो आप 1 किलो आलू खरीदते हैं, लेकिन अगर आलू की कीमत घटकर 40 रुपये हो जाए तो आप 2 किलो आलू खरीदते हैं। अगर आलू की कीमत घटकर 30 रुपये हो जाए तो आप 3 किलो आलू खरीदते हैं। आलू की कीमत घटकर 20 रुपये हो जाए तो आप 4 किलो आलू खरीदते हैं। आलू की कीमत घटकर 10 रुपये हो जाए तो आप 5 किलो आलू खरीदते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने यहाँ पर देखा कि आलू की कीमत जैसे जैसे घटी वैसे वैसे आपकी मांग क्या हुई? बढ़ी। तो यहाँ पर क्या हुआ? मांग में विस्तार देखने को मिला। लेकिन इसका विपरीत अगर हम देखें कि जब वस्तु की कीमत क्या होती है? बढ़ती है, बढ़ने पर तो वस्तु क्या हो जाती है? महंगी होने से उसकी मांग में क्या होगा? संकुचन, उल्टा। क्या होगा? उल्टा। मतलब कि इस तरह से आपकी जो मांग रेखा है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो ये कब आ रही है? यहाँ पर कीमत दर्शाया जाएगा, यहाँ पर वस्तु की मांग दर्शाई जाएगी। अगले पॉइंट में हम इसकी चर्चा करेंगे, अभी खाली इतने जानकारी से हम इसे पूरा करते हैं, ठीक है। तो जब 10 रुपये किलो आलू था तो आप 5 किलो आलू खरीदे, लेकिन जब 50 रुपये किलो आलू हुआ तो आप 1 किलो आलू खरीदे। तो जब 10 रुपये किलो आलू था तो मांग में विस्तार हुआ, लेकिन जब 50 रुपये किलो आलू हुआ तो मांग में संकुचन देखने को मिला। इस तरह से संकुचन यहाँ पे देखने को मिला। तो इस प्रकार वस्तु की कीमत और मांग के बीच कैसा संबंध है? व्यस्त। आपको 1 नंबर पे पूछा जाता है कि वस्तु की कीमत और मांग के बीच में कैसा संबंध है? तो व्यस्त संबंध देखने को मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अपनी परिभाषा और मांग को असर करने वाले परिबल में वस्तु की कीमत जो मुख्य पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पे पूरा होता है। अब हम अगला दूसरे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, अन्य परिबल। अन्य परिबल, अब अन्य परिबल के अंदर 5 पॉइंट हैं। कितने? 5। नंबर 1, व्यक्ति की रुचि और पसंदगी। आप कोई भी वस्तु की खरीदी करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर रुचि होनी चाहिए। मेला देखने जा रहे हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ खरीद के लाएंगे, बहुत सारी वस्तु खरीद के लाएंगे,
उसके अंदर क्या रुचि होनी चाहिए, उस वस्तु की पसंदगी होनी चाहिए कि नहीं मुझको इसको लेना है, पहला पॉइंट। दूसरा है व्यक्ति की आय। आपके रुचि और पसंदगी से वस्तु आपको नहीं मिलने वाली। आय, पैसा, मुद्रा, शक्ति आपके पास होनी चाहिए, और अगर ये नहीं है तो आपको वस्तु नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद तीसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमत, जैसे स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु की जो कीमत है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु में दो मतलब अलग अलग परिभाषा यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर चौथा दिया है भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें, मतलब भविष्य में भाव का अनुमान लगाना। और पांचवा है जनसंख्या। जनसंख्या निर्भर करती है वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, वस्तु की कीमत। तो विद्यार्थी मित्रों, हम पहले ये दूसरे पॉइंट का पहला जो प्रकार है, असर करने वाले जो परिबल हैं, हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। क्या है व्यक्ति की रुचि, पसंदगी। आप कोई भी वस्तु की खरीदी करते हैं, जैसे ग्राहक की रुचि और पसंदगी वस्तु की मांग पर असर डालने वाला परिबल है। ग्राहक की जो रुचि और पसंदगी है वस्तु की मांग पर असर डालने वाला क्या है, परिबल है। कैसे कि व्यक्ति को वस्तु पसंद भी है और नापसंद भी है, ये उसके शौक मौज की मांग पर निर्भर करता है। आप किस प्रकार की वस्तु पसंद करना चाहते हैं, आप अपनी प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं ऐसी, कि आप अपने शौक मौज को पूरा करना चाहते हैं ऐसी। यहाँ पर दो बातें निर्भर करती हैं। अगर आप खाली अपनी प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं तो आप वैसी वस्तु की पसंदगी करेंगे, लेकिन आप अपने आय आर्थिक परिस्थिति से एकदम सज्जड़ हैं, व्यवस्थित हैं, धनिक हैं, तो क्या होगा, आप मौज शौक की वस्तु की पसंदगी करेंगे। तो आपकी पसंदगी जो है वो रुचि उस पर वस्तु पर निर्भर होती है कि आप गर्मी में गर्म कपड़े तो नहीं पहन रहे हैं, ऐसा नहीं हो। ठंडी में कॉटन के कपड़े तो नहीं पहन रहे हैं, पहन सकते हैं, ठीक है। तो आपकी पसंदगी कैसी है, आपकी रुचि कैसी है, उसके आधार पर वस्तु की खरीदी मांग यहाँ पर होती है। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति की आय। किसी वस्तु को पसंद कर लेने से हमें नहीं मिलने वाली, उसके लिए हमें शक्ति की ज़रूरत है, बल की नहीं, ताकत की नहीं, पैसे की, मुद्रा की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके पास आय है उस वस्तु को खरीदने के लिए, आपने जिस वस्तु की पसंदगी की है, जो वस्तु आप पसंद कर रहे हैं, जिस वस्तु में आपकी रुचि है, क्या आप उसे खरीद सकते हैं, पैसा है आपके पास, उतना कमा सकते हैं, कमा रहे हैं, उसे ध्यान देना है। व्यक्ति की आय और वस्तु की मांग के बीच में सीधा संबंध है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि वस्तु की कीमत और मांग के बीच में व्यस्त संबंध, उल्टा। क्यों? क्योंकि जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, व्यक्ति की आय और वस्तु की कीमत, मांग, वस्तु की मांग, मतलब वो कितनी आय प्राप्त करता है। अगर व्यक्ति अधिक आय प्राप्त करता है तो अधिक वस्तु की खरीदी करेगा, सीधा संबंध है। अगर व्यक्ति कम आय प्राप्त करता है तो कम वस्तु की खरीदी करेगा, एकदम सीधा सिंपल, ठीक है। तो इसलिए क्या है, सीधा संबंध यहाँ पर देखा गया है। व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होने से, व्यक्ति की जब आय बढ़ेगी तब क्या होगा, व्यक्ति की खरीद शक्ति में बढ़ोतरी होती है। आपकी आय बढ़ती है, आपकी खरीद शक्ति बढ़ेगी, आपके फैशन बढ़ेंगे, आपके शौक बढ़ेंगे, शौक मौज की वस्तु की खरीदी होगी। आप पहले पैदल चलते थे, आय बढ़ी, साइकिल लाए, फिर आय बढ़ी, मोटरसाइकिल लाए, फिर आय बढ़ी, कार ले आए। आप पहले चाली में झोपड़पट्टी में रहते थे, आय बढ़ी, छत वाला मकान किया, आय बढ़ी, सोसाइटी में मकान लिया, आय बढ़ी, फ्लैट लिया। तो ये कब हुआ कि व्यक्ति की आय बढ़ने से उसकी मांग बढ़ती है, मांग बढ़ने से खरीद शक्ति बढ़ती है। उसका सेम उल्टा, जब क्या होगा, वस्तु की, मतलब जबकि वस्तु की मांग बढ़ती है, व्यक्ति की आय घटने से क्या होगा, व्यक्ति की आय घटने से खरीद शक्ति घटेगी। और जब खरीद शक्ति घटती है तो वस्तु की मांग में कमी देखने को मिलता है। आपकी आय घटने लगी, आपकी खरीद शक्ति घटी, खरीद शक्ति घटने से आपकी जो मांग है वो क्या हो जाएगी, घटेगी। इस तरह से इसका विपरीत संबंध देखने को मिला।
अब हम देखेंगे संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत में दो है, नंबर 1 स्थानापन्न वस्तु और नंबर 2 पूरक वस्तु। तो स्थानापन्न वस्तु की कीमत क्या है? किसी एक आवश्यकता को एक से अधिक वस्तुओं, ध्यान देना, एक से अधिक वस्तुओं, किसी एक आवश्यकता को, एक आवश्यकता है, एक से अधिक वस्तुओं द्वारा पूरा किया जाए तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? स्थानापन्न वस्तु। किसी एक आवश्यकता को एक से अधिक वस्तुओं द्वारा संतुष्ट किया जाए तो क्या कहेंगे? उसे स्थानापन्न वस्तु। आप बाजार में फिलिप्स की टीवी लेने के लिए गए, आपको फिलिप्स की टीवी में जो भी प्रोग्राम, जो फंक्शन, जो एप्स मतलब मिलते हैं, उससे कम कीमत में अकाई की टीवी में अगर आपको मिलती है तो आप अकाई की टीवी लेकर आए। ठीक है, आप मोटरसाइकिल स्प्लेंडर लेने के लिए गए लेकिन आप डिस्कवर लेकर आए। ठीक है, आप मोबाइल लेने के लिए गए सैमसंग का और एमआई का लेकर आए। तो यहाँ पर क्या है कि किसी एक आवश्यकता को, मोबाइल चलाना, फ़ोन करना, व्हाट्सअप फेसबुक चलाना, अन्य ऑनलाइन जो भी काम करना है, तो आप सैमसंग में कर सकते हो, एमआई में कर सकते हो, ओप्पो में कर सकते हो, वीवो में कर सकते हो। अपने बजट के आधार पर, अपने आय के आधार पर हम उसकी खरीदी करते हैं। मोटरसाइकिल स्प्लेंडर लिया तो भी हमें चलना है, रोड पर ही चलना है। हमने बजाज कंपनी में डिस्कवर लिया तो भी हमें रोड पर ही चलना है। सिटी 100 लिया तो भी हमें रोड पे चलना है। हम अपनी बजट में काम कर रहे हैं, एक आवश्यकता की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, टीवी में भी हम चित्र देखेंगे, चाहे अकाई की हो, फिलिप्स की हो, सैमसंग की हो, किसी की भी, सोनी की हो। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं? एक आवश्यकता को एक से अधिक वस्तु के द्वारा, हम जो पसंद करने के लिए गए थे हमें वो नहीं मिली, हम दूसरी ले आए। हम जो मोटरसाइकिल लेने गए थे हमें वो नहीं मिली, हम उसके बदले में दूसरी ले आए। हम जो मोबाइल लेने के लिए गए थे हमें वो नहीं मिला, उसके बदले में हम दूसरा मोबाइल ले आए। तो एक से अधिक वस्तु के द्वारा अगर संतुष्ट किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? स्थानापन्न वस्तु। दूसरा पॉइंट है पूरक वस्तु। ठीक है, पूरक मतलब आप समझते हो कि एक सिक्के के दो पहलू, कि एक के बिना दूसरा ना चले, दूसरे के बिना पहला ना चले। ठीक, देखो, किसी एक आवश्यकता को, अब आपको लगेगा ये दोनों परिभाषा तो एक जैसी लग रही है, नहीं, दोनों परिभाषा एक जैसी नहीं है। देखो, यहाँ भी किसी एक आवश्यकता को, यहाँ भी किसी एक आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए, यहाँ थोड़ा उल्टा होगा, संतुष्ट करने के लिए एक से अधिक वस्तु की आवश्यकता हो तो उसे पूरक वस्तु कहते हैं। आप मोटरसाइकिल लेकर आए, चलेगी? हाँ, क्यों नहीं चलेगी? आपके घर में पानी आता है, म्यूनसिपालिटी का पानी आता है, बोर का पानी आता है, ठीक है, उसको डालो, चलेगी? नहीं चलेगी। पेट्रोल डालना ही पड़ेगा। मोटरसाइकिल लाए तो पेट्रोल उसकी पूरक वस्तु है। आप मोबाइल ले आए, मस्त मोबाइल चार्ज करो, मस्त गाना सुनो, चलाओ उसको, फ़ोन पे मित्रों से बातें करो, कैमरा चालू करो, फ़ोटो खींचो, चलेगा? नहीं चलेगा। उसके अंदर सिम डालना पड़ेगा। जब तक सिम नहीं डालोगे तब तक मोबाइल एक डब्बे के बराबर है। ठीक है, तो जो सिम और मोबाइल एक दूसरे के क्या है? पूरक वस्तु। जो पेट्रोल और जो गाड़ी है एक दूसरे क्या है? पूरक वस्तु। यहाँ पर देखिए उदाहरण भी दिया होगा, मोबाइल, सिम कार्ड, एसी। आप एसी लेकर आए, टीवी लेकर आए, चलाओ, बिजली है ही नहीं, कहाँ से चलेगी? तो ये जो एसी है और बिजली एक दूसरे की क्या है? पूरक वस्तु मानी गई है। अब जैसे चश्मा आप लगाते हो, चश्मे की जो फ्रेम है उसको लगाओ, बढ़िया मस्त चकाचक दिखेगा, बहुत सुंदर दिखोगे, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कांच तो है ही नहीं, लेंस तो है ही नहीं। ये जो कांच है, जो लेंस है, ये फ्रेम का पूरक वस्तु है। अगर फ्रेम होगा तो लेंस होगा, लेंस होगा तो फ्रेम होगा, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तो चलेगा, अन्यथा चलने वाला नहीं है। ठीक है, चौथा पॉइंट है भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें, मतलब भविष्य में भाव के अनुमान। आज वर्तमान में वस्तु की कीमत क्या है? आप ऐसा अनुमान लगाते हो भविष्य में बढ़ेगी या घटेगी, तो बढ़ेगी या घटेगी उसके अनुमान के आधार पर आप वस्तु की खरीदी करते हो। बाजार के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, अगर उनको ऐसा अनुमान होता है कि किसी भी, जैसे तेल की कीमत, जैसे सरसों का तेल हम ले लें उदाहरण में, सरसों की तेल की कीमत भविष्य में बढ़ने वाली है, भविष्य में बढ़ने वाली, आज वर्तमान में अनुमान लगाया जा रहा है, तो क्या करेगा व्यापारी? आज खरीदी करके अपने गोदाम में संग्रहित करके रख लेता है।
भविष्य में जब वस्तु की कीमत मतलब तेल की कीमत बढ़ती है तब वो क्या करेगा, उस गोदाम में से तेल को बाहर मार्केट में निकालेगा और बेचेगा। लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं भविष्य में तेल की कीमत घटने वाली है, तब आज ही आज के भाव में सेल लगाकर चाहे जैसे अपने सारे स्टॉक गोदाम में से ख़त्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि भविष्य में उसको नुकसान होने वाला है। यहाँ देखेंगे हम, व्यक्ति द्वारा वस्तु की कीमत का अनुमान वर्तमान समय में वस्तु की मांग में बड़े परिवर्तन करते हैं। अभी मैंने आपको समझाया, या बढ़े भविष्य में तो आज खरीदी होगी, घटे भविष्य में तो आज विक्रय बढ़ेगा, तो बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। यदि व्यक्ति भविष्य में कीमत बढ़ने का अनुमान लगाए तो वर्तमान में वस्तु की मांग बढ़ती है। वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करता है, और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों को क्या है, ग्राहक को क्या लग रहा है कि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ेगी, तो आज खरीदी करके रख लो, भविष्य में महंगा क्यों देने का, ठीक, जिससे वह भविष्य का बचत कर सके। भविष्य में बचत कर सकते हैं, आज अगर खरीदे हैं तो कल महंगी वस्तु नहीं खरीदनी पड़ेगी, इसके लिए भविष्य में बचत हो सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम 5वें पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जनसंख्या। तो विद्यार्थी मित्रों, जो 5वां पॉइंट है जनसंख्या का आयु समूह, इस प्रश्न का लास्ट पॉइंट, ठीक है। ये जो जनसंख्या का आयु समूह दिया हुआ है, तो क्या लगता है, आप जिस उम्र में हैं उस उम्र के आधार पर वस्तु की मांग करते हैं, और आपके पिताजी जिस उम्र में हैं उस उम्र के आधार पर वस्तु की मांग करते हैं, और आपके दादाजी जो हैं वो जिस उम्र पर हैं उस उम्र के आधार पर वस्तु की मांग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कपड़े की बात करें, आप टी शर्ट जीन्स का पैंट पहनना अधिक पसंद करते हैं, आपके पिताजी जो सामान्य साधारण पैंट शर्ट है उसे पहनना अधिक पसंद करते हैं, आपके जो दादाजी हैं वो एजेड हो चुके हैं, 70, 75, 80 साल के हो चुके हैं, तो वो धोती कुर्ता या उस एज के लेवल का जो भी कपड़ा है उसे पहनना पसंद करते हैं। तो उसी तरीके से विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जनसंख्या का प्रमाण वस्तु की बाजार मांग को असर करने वाला महत्वपूर्ण परिबल है। अब बाजार के अंदर जो लोग हैं अगर वो अधिक हैं, जनसंख्या अधिक तो मांग अधिक, मांग अधिक तो उत्पादन अधिक, उत्पादन अधिक तो रोजगार अधिक, रोजगार अधिक तो आय अधिक, आय अधिक तो खर्च अधिक, और खर्च अधिक फिर वापस कहाँ आ गए हम, मांग अधिक। तो ये विद्यार्थी मित्रों एक आय का विष चक्र है। क्या है, आय का विष चक्र है, जो ऐसे गोल गोल ये घूमता रहता है। अगर बाजार के अंदर जनसंख्या नहीं है, लोग नहीं है, तो वस्तु की मांग नहीं है, कौन करेगा खरीदी, कोई नहीं, ठीक है। अगर लोग नहीं है तो खरीदी नहीं है, खरीदी नहीं है तो पूर्ति नहीं है, मतलब उत्पादन नहीं है, उत्पादन नहीं है तो रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो आय नहीं है, आय नहीं है तो खर्च नहीं है, ठीक है। ये समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। देश की जितनी जनसंख्या होती है उसी प्रमाण में वस्तुओं का उपयोग भी बढ़ता है। आपका घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग के आधार पर दूध है, सब्जी है, राशन है, आता है, लाइट बिल 4 लोगों के आधार पर आता है। लेकिन आपके गांव से, आपके रिश्तेदार से, कहीं से 2-4 लोग और आ गए, 4 लोग और आ गए, 8 लोग हो गए, तो अब आपका जो खर्च है, दूध है, सब्जी है, राशन है, लाइट बिल है, ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग बढ़ गए, लोग बढ़ने के कारण खर्च बढ़ा, और खर्च बढ़ने के कारण वस्तु की मांग बढ़ती है, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़े तो वस्तु की मांग भी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़े तो वस्तु की मांग भी बढ़ेगी, जनसंख्या घटे तो वस्तु की मांग भी घटती है। इस तरह से जनसंख्या के आयु वर्ग में, आयु वर्ग मतलब बालक है, बालक चॉकलेट की मांग करेगा, बालक है, बालक चॉकलेट की मांग करेगा, खिलौने की मांग करेगा, आप साइकिल, मोटरसाइकिल की मांग करेंगे, ठीक है। तो दोनों में क्या है, अंतर है। आयु वर्ग की यहाँ पे बात कही जा रही है, उसकी उम्र निश्चित करती है कि उसे कौन सी वस्तु चाहिए, कैसी वस्तु चाहिए, उसकी उम्र, ठीक है। तो आयु वर्ग में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में परिवर्तन देखने को मिलता है। आप विद्यार्थी हैं
तो पढ़ाई लिखाई की पुस्तक की मांग करते हैं। आपके पिताजी नौकरी करते हैं तो उपन्यास और कहानी या अन्य कोई पत्रिका की मांग करते हैं। आपके दादाजी हैं तो समाचार पत्र की मांग करते हैं, रामायण भगवत गीता की मांग करते हैं। ठीक है, तो ये उम्र निश्चित करता है। बालक तो नहीं मांगेगा रामायण पढ़ने के लिए, आप तो नहीं मांगोगे। ये उम्र जो आयु का समूह है, आयु का जो वर्ग है, वो निश्चित करता है कि हमें कौन सी वस्तु चाहिए और कौन सी वस्तु नहीं चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।